मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आप सबका इस चैनल पे। जैसा कि मैं जनरल साइंस की क्लास चला रही थी, उसमें से मैंने पहला पार्ट कराया था लाइट। आज लाइट का ही सेकेंड पार्ट है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। आपके आने वाले एग्ज़ाम एसएससी, जीडी जो चल रहा है, और इसके अलावा एमपी पटवारी, एमपीपीएससी, जनरल साइंस का क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो पहला पॉइंट देख लेते हैं, लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकीर्णन का मतलब तो समझ ही गए होंगे, प्रकाश का फैलाव, रोशनी का फैलाव जो कि सनलाइट द्वारा होता है। तो इसका अध्ययन सीवी रमन के द्वारा किया गया है। ऐसे रमन इफेक्ट कहते हैं, और इसके लिए इन्हें 1970 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। सीवी रमन, जिनका पूरा नाम है चंद्रशेखर वेंकटा रमन, जिनका जन्म हुआ था 7 नवंबर 1888 के मद्रास प्रेसिडेंसी के तिरुचिरापल्ली में हुआ था इनका जन्म 1888 में। और इनका बहुत योगदान है फिजिक्स में। आज किसी भी पदार्थ की पहचान करने के लिए इनको रमन प्रभाव दुनिया भर के लैब में काम कर रही है, जिसे रमन इफेक्ट या रमन प्रभाव कहते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग नोट करते रहिए, नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगला पॉइंट है, इसमें से लिया है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जो कि बता चुकी हूँ, प्रकाश का फैलना, प्रकाश का फैलाव। फुल स्कैटरिंग ऑफ लाइट, अगर प्रकाश पूरी तरह से फैल रहा है तो वाइट कलर दिखेगा, जाहिर सी बात है। नील स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी कि ब्लैक, जैसे कि शाम के टाइम में जो सनलाइट है वो नहीं रहती है तो उस समय डार्क हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, तो हम ब्लैक बोल सकते हैं, नील स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के चारों तरफ धूल कण गैस का वायुमंडल बन जाता है, इसी को वायुमंडल कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हमारे पृथ्वी में है, इसी की वजह से हम लोग खड़े हैं, टिक पा रहे हैं, और इसी की वजह से चारों तरफ धूल कण गैस का वायुमंडल बन जाता है, और इसी को वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर कहते हैं। इसी के कारण जब सनलाइट पृथ्वी में आती है तो वायुमंडल में फैल जाती है, इसी को स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। तो धूल, मिट्टी, कण जो वायुमंडल में फैले हुए हैं, और इसी के कारण जब सनलाइट पृथ्वी में आती है तो वायुमंडल में फैल जाती है, मतलब स्कैटर हो जाती है, तो इसी को स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। इसी के कारण हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, किसी भी कलर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, क्योंकि प्रकाश का फैलाव हो रहा है, हम किसी भी कलर को पहचान सकते हैं, उसको देख सकते हैं। यही अगर नील स्कैटरिंग ऑफ लाइट रहे तो हम अंधेरा हो जाएगा, हम नहीं किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि आसमान का कलर नीला, ये हम फुल स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से पहचान पा रहे हैं। समुद्र का कलर नीला, ये भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट का प्रभाव है। अगला है बादल का कलर, जो कि भूरा सफ़ेद हमें नज़र आता है। तो रंग टेम्परेचर पर निर्भर होता है। मैक्सिमम स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जैसे कि एक ट्रिप है इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं, रेनबो, वैजानी, हापी, नाला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो बैगनी में सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा और लाल में सबसे कम। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब प्राइमरी कलर कौन कौन से हैं? प्राइमरी कलर में जैसे प्राथमिक रंग पूछ सकता है तो लाल, हरा, नीला, रेड, ग्रीन, ब्लू, और टीवी और प्रिंटर में ये कलर होते हैं। तो प्राइमरी कलर याद रखिएगा। इस कलर की हेल्प से दूसरे कलर का निर्माण होता है, मतलब दूसरा कलर बनता है, आरजीबी। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है सेकेंडरी कलर, जिसमें येलो, मैजेंटा, पिकॉक ब्लू है। मैजेंटा जो कि गहरा लाल, पिंकिश बोल सकते हैं, तो पिकॉक ब्लू। तो याद रखिएगा, पीला, गहरा लाल और पिकॉक ब्लू। 2 मिरर समान रखे हैं, उसके बीच कोई वस्तु रखने पर अनंत इमेज बनेंगे। अगर दो मिरर बराबरी में रखे हों, एक समान रखे हों, तो उसके बीच कोई वस्तु रखने पर अनंत मतलब बहुत सारे इमेज बनेंगे। और यही अगर दोनों मिरर 30 डिग्री झुके हों तो असमान इमेज बनेगा, मतलब कि एक बराबर नहीं बनेंगे। 360/30 कर देंगे तो 12 आ जाएगा, तो 12 इमेज। अगर 30 डिग्री के बराबर बराबर में रखे हों तो फिर एक उसमें से कम हो जाएगा, क्योंकि बराबर होगा तो जाहिर सी बात है एक कम होगा, तो उसमें से 11 इमेज बनेंगे। फिर इसी का सेकंड पॉइंट है लाइट, जो कि आई से रिलेटेड है।
ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेत्रदान में कॉर्निया दिया जाता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर किसी भी को भी हम अगर अपना आई डोनेट कर रहे हैं तो हमारा कॉर्निया बेस्ट होना चाहिए। आँख का फोकस रेटिना द्वारा डिसाइड किया जाता है। मीन्स हमारी आँख के जो देखने की कैपेसिटी है, कितनी दूर तक जा रही है, किस चीज़ को हम प्रॉपर देख पा रहे हैं, वो रेटिना डिसाइड करता है। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो याद रखिएगा। नेत्रदान में कॉर्निया दिया जाता है और आँख का फोकस रेटिना द्वारा डिसाइड किया जाता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और यह 25 सेंटीमीटर बनता है और इस पर बना इमेज वास्तविक व उल्टा बनता है और यह ब्रेन के द्वारा इसे सही समझा जाता है। उल्टा तो बनता है लेकिन दिमागी तौर पे अगर हम देखें तो वो सही समझा जाता है। 25 सेंटीमीटर के अगर आगे बनती है तो पास का दिखता है, दूर का नहीं। 25 सेंटीमीटर आगे बनता है तो पास का दिखता है, दूर का नहीं। इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो अगर 25 सेंटीमीटर के आगे बनती है तो हमको पास का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा, तो मायोपिया इसे बोलेंगे। और इसके ट्रीटमेंट के लिए अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। तो याद रखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ही मैंने सिलेक्ट किए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए और इम्पोर्टेंट सभी इसकी। अगर आप लोग को PDF चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, PDF मैं सेंड करवा दूँगी। और पूरा नोट डाउन करते रहिए। और जब भी 25 सेंटीमीटर से पीछे बनती है तो उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं, यानी कि हाइप्रोपिया। 25 सेंटीमीटर से पीछे बनती है तो उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। मतलब उसमें क्या होगा कि दूर का तो दिखेगा लेकिन पास का नहीं दिखेगा। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं और उसे हम दूर दृष्टि दोष भी कहते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आँख, नाक, कान, गला या शरीर के सभी आंतरिक अंगों को देखने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, यानी कि कॉनकेव लेंस का प्रयोग करते हैं। सेविंग के लिए अवतल दर्पण, सेविंग जो दाढ़ी बनाने के लिए कभी कभी पूछ सकता है। वैसे तो ये नॉर्मल क्वेश्चन अब आती ही नहीं है, सेविंग के लिए कौन सा दर्पण यूज होता है, फिर भी आप लोग याद रखिएगा। सेविंग के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है मुंह देखने के लिए समतल दर्पण, प्लेन मिरर हम लोग यूज करते हैं अपना चेहरा देखने के लिए। और शरीर को पूरा देखने के लिए शरीर का आधा या शरीर से बड़ा समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। मतलब कि प्लेन मिरर ही होगा लेकिन या तो शरीर का आधा होगा, मतलब कि जो मिरर होगा हमारे शरीर का आधा होगा, या तो फिर पूरा होगा जिससे हम अपना पूरा शरीर देख सकते हैं। और इसी को हम प्लेन मिरर या समतल दर्पण बोलते हैं, इसका यूज किया जाता है। और गाड़ी के सामने का जो मिरर होता है अवतल दर्पण होता है, ताकि हम पीछे से जो गाड़ी वाहन आ रहे हैं या जा रहे हैं उसको हम देख सकते हैं। तो याद रखिएगा, गाड़ी के सामने का मिरर अवतल दर्पण। और सोलर कुकर में जो दर्पण होता है वो भी अवतल दर्पण होता है, तो ये भी याद रखिएगा, यानी कि कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर, ये भी याद रखिए। और जब ना दूर का दिखे और ना ही पास का दिखे तो उसे जरा दृष्टि दोष यानी कि प्रेस बायोपिया कहते हैं। तब दोनों ना दिखे, ना ही दूर का दिखे ना ही पास का दिखे तो उसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं, प्रेस बायोपिया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। अगला है जीरोथैल्मिया, अश्रु शुष्क रोग। इसमें क्या होता है, रॉड सेल नाइट में इसके बारे में पढ़ते हैं, कौन सेल डे में, दिन। तो हमारी आँख में लाइजोसोम एंजाइम पाया जाता है जो आँख में आने वाली बैक्टीरिया को नष्ट करता है, जिससे क्या है हमारे देखने की जो मतलब कि क्लियरली जो चीज़ हम देख पाते हैं। तो लाइजोसोम एंजाइम क्या करता है, बैक्टीरिया को नष्ट करता है ताकि हम किसी भी वस्तु को क्लियरली आइडेंटिफाई कर सके। हमारे आँख में रॉड सेल व कोन सेल पाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट, हमारी आँख में रॉड सेल व कोन सेल पाया जाता है। जान लेते हैं रॉड सेल और कोन सेल क्या है। तो रॉड सेल के कारण हम रात में देखते हैं, अर्थात ब्लैक एंड वाइट देखते हैं, क्योंकि उस समय ना ही स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है कि हम किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकें। तो रॉड सेल के कारण हम रात में देखते हैं, हमको सारी चीज़ें या तो ब्लैक या वाइट दिखेंगी, जबकि कौन सेल के कारण दिन में देखते हैं या रंगीन चीज़ें को देख पाते हैं। उस समय क्या होता है, फुल स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। और कौन सेल भी वजह होती है कि कौन सेल के कारण ही हम दिन में हर चीज़ को रंगीन, मतलब रंगीन चीज़ों को रंगीन देख पाते हैं कि एक्चुअली में ये किस कलर का है
रॉड सेल के अफेक्टेड होने पर हम रात नहीं देख पाते हैं, इसी को नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। रातौंधी जिसे बोलते हैं कि जिसको रात में नहीं दिखाई देता है, इसकी वजह विटामिन ए की कमी माना जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, रॉड सेल के अफेक्टेड होने पर हम रात में नहीं देख पाते हैं, इसको नाइट ब्लाइंडनेस या रातौंधी कहते हैं। और कौन सेल के प्रभावित होने पर हम दिन में नहीं देख पाते हैं, इसको दिनौंधी या तो डे ब्लाइंडनेस, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, डे ब्लाइंडनेस कहते हैं। यहाँ पे नाइट नहीं होगा, ये चीज़ यहाँ पे रॉन्ग है, यहाँ पे डे ब्लाइंडनेस होगा। तो प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो देखिए। वर्णनधाता, कलर ब्लाइंडनेस, कलर जिसमें क्या होता है ना, कलर को पहचानने की क्षमता नहीं होती है। जैसे कि डिफेंस में अगर हम जॉब ले रहे हैं तो आपकी जो ना तो नाइट ब्लाइंडनेस होनी चाहिए, ना ही डे ब्लाइंडनेस होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा आपको आँखों की पहचान की जाती है, तो आपकी आँखों का जो कॉर्निया है, रेटिना है, ये सारी चीज़ें बेटर हो। तो वर्णनधाता कलर ब्लाइंडनेस किसी एक कलर के प्रभावित होने पर होता है, जबकि लाल, हरा व कुछ स्थिति में नीले के बीच अंतर ना हो पाना कलर विजन कहलाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, किसी एक कलर के प्रभावित होने पर, किसी एक कलर के प्रभावित होने पर क्या होता है कि हम किसी भी कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि एक्चुअली में ये कौन सा कलर है। और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है लाल, हरा व नीले के बीच अंतर ना हो पाना। लाल, हरा, नीला हमको एक ही कलर में दिखेगा, या तो अगर हम नीला वाले को देख रहे हैं तो हमको लाल दिखेगा, लाल वाले को देख रहे हैं तो हमको नीला दिखेगा, या हरा में भी हम इन तीनों कलर में हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं कलर विजन। कलर विजन कहलाता है। कलर विजन या कलर ब्लाइंडनेस यह एक जेनेटिक डिजीज़ है, ये आप लोग याद रखिए। कलर विजन ये पैदा होने के बाद नहीं, ये जेनेटिक डिजीज़ भी हो सकता है। अगर माँ के अंदर ये सारी चीज़ें हैं तो जाहिर सी बात है बच्चे में भी हो जाती है, तो इसीलिए बोलते हैं प्रेगनेंसी के टाइम में माँ को खास ध्यान रखना चाहिए। तो कलर विजन या कलर ब्लाइंडनेस यह एक जेनेटिक डिजीज़ है, माँ के अंदर होने पर ही बेटे में होता है, अर्थात इसकी वाहक सिर्फ फीमेल होती है और यह रोग मेल को होता है। मतलब कि वाहक तो फीमेल हुई, अगर माँ को है तो जाहिर सी बात है बच्चे में होगा, और बच्चे में होगा अगर पेट में बेटा है तो ये होगा मेल को होगा, फीमेल को नहीं। तो ये आप लोग याद रखिएगा, कलर विजन या कलर ब्लाइंडनेस जो कि जेनेटिक डिजीज़ है, माँ के अंदर होने पर ही बेटे में होता है, अर्थात इसकी वाहक तो में फीमेल है, ये फीमेल द्वारा, क्योंकि फीमेल ही बच्चे को जन्म देगी, लेकिन वो बच्चे पर डिपेंड करेगा कि वो पेट में बेटा है या बेटी। अगर मेल है, बेटा है, तो उसको कलर विजन की प्रॉब्लम होगी, अगर फीमेल है तो नहीं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला है लाइट, इसी का चौथा पॉइंट मैंने लिया है लाइट, परावर्तन। पहला है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, परावर्तन। अगला है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अपवर्तन। फिर तीसरा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जान लेते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, परावर्तन क्या है। जब सनलाइट अर्थ में आती है तो किसी सॉलिड पार्ट में पड़ती है, वहाँ से वापस चली जाती है, इसी को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसमें आने वाले कोण जाने वाले कोण के बराबर बनता है। जैसे कि अगर सनलाइट से डायरेक्ट आ रही है, पृथ्वी में डायरेक्ट सनलाइट आ रही है और पृथ्वी में कोई किसी सॉलिड पार्ट से टकरा गई, जैसे कि वैसे तो शीशा हम ले सकते हैं, या फिर कोई ऑप्टिकल्स ले सकते हैं, ठोस पार्ट हो। अगर सनलाइट सीधा आ रही है और उस ऑप्टिकल से टकरा रही है तो डायरेक्ट वापस चली जाएगी, और उन दोनों का आने का और जाने का दोनों का एंगल सेम होगा, दोनों का बराबर होगा। तो इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और इसमें एंगल बराबर होगा। इसी थ्योरी पर पेरिस्कोप वर्क करता है, तो आप लोग याद रखिएगा। रेयर टू रेयर पेरिस्कोप आप लोगों को पता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि जब सनलाइट अर्थ में आएगी, पृथ्वी में आएगी प्रकाश, और किसी सॉलिड पार्ट में पड़ती है और वहाँ से वापस चली जाएगी। जैसे कि जैसे कि हम टॉर्च अगर शीशा में मार रहे हैं तो वो क्या है, शीशा उसको रिफ्लेक्ट करता है, वो टॉर्च के बराबर ही आएगा, और उन दोनों के बीच जो टॉर्च होगा और मिरर, उन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो आने का भी बराबर होगा, जाने के बराबर होगा। मतलब कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो ही नहीं रही है, फैल नहीं रहा है, सिर्फ इसी पार्ट से टकरा कर वापस आ रही है, तो बराबर, जाहिर सी बात है बराबर एंगल बनेगा।
तो ये होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसे जिसे हम परावर्तन बोलते हैं। दूसरा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी कि अपवर्तन। जब सूर्य की किरण विरल से सघन में आती है, विरल से सघन मतलब कि जैसे कि वायुमंडल से आ रही है और किसी विरल से आ रही है, एयर जैसे आ रही है, और सघन मतलब कि जैसे कि पानी में अगर आ रही है, पानी में अगर जो सनलाइट है वो पानी में अगर पड़ रही है, एयर टू वाटर बोल सकते हैं, एयर टू वाटर। जैसे वायुमंडल से आ रही है सनलाइट एयर में और सीधे वाटर से अगर टकरा रही है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, जिससे पानी में डूबा हुई कोई वस्तु ऊपर की ओर दिखाई पड़ता है। जैसे कि आप पानी में अगर किसी ग्लास में अगर कोई पेंसिल अगर हम डाल रहे हैं या फिर पेन डाल रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं, तो वो हमको थोड़ा सा टूटी हुई या तिरछी नज़र आती है। तो ये इसका मेन एग्जाम्पल है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, कि जब सूर्य की किरणें विरल एयर टू वाटर में आती है, मतलब कि रेयर टू डेंसर हल्के में से आती है और किसी हाई डेंसिटी में समाहित हो जाती है, जैसे पानी में पानी से टकरा रही है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, वो थोड़ा सा मुड़ाव बन जाता है, एब्जॉर्व नहीं करेगा, थोड़ा सा मुड़ाव होगा, जिससे पानी में कोई भी डूबी हुई चीज़ वो हल्का सा ऊपर की ओर उठी हुई दिखाई पड़ेगी या तो मुड़ी हुई दिखाई पड़ेगी। और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अपवर्तन पानी में ज़्यादा होता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। पृथ्वी के वायुमंडल में बादल धूल तैरते हैं क्योंकि इनका घनत्व कम है, डेंसिटी इनकी कम है, इसलिए जो पृथ्वी में बादल धूल तैरते हुए आ रहे हैं, डेंसिटी कम है इसीलिए तो उड़ते हुए नजर आएगा। अगर डेंसिटी ज़्यादा हो तो किसी एक जगह पे स्टॉप हो, और कम है हल्के हैं तो इसीलिए ये उड़ते हुए नजर आते हैं। तो ये कम डेंसिटी की वजह से, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये क्या होता है कि जब सन रेज रेयर टू डेंसर मतलब विरल से सघन, सघन से विरल में प्रवेश करती है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। मतलब कि बराबर वो लाइट का इफेक्ट डाल रही है, चाहे तो वो विरल से सघन में जा रही है या तो सघन से विरल में। विरल से मतलब है एयर टू वाटर, वाटर टू एयर। अगर वो सनलाइट रिफ्लेक्ट कर रही है तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। जैसे कि हीरे का चमकना, अब जैसे सनलाइट आती है किसी हीरे में पड़ती है तो वो बराबर, और हीरे का जो लाइट है वो ऊपर जा रही है तो वो दोनों में बराबर होगा, सघन से विरल, विरल से सघन। तो इससे क्या होता है, चमकदार हीरा और ज़्यादा चमकदार बनेगा। मृगमरीचिका की घटना, रेगिस्तान में ये मृगमरीचिका की घटना ज़्यादातर हमको दिखाई पड़ती है। मिराज का बनना, इंद्रधनुष का बनना, ये सारी चीज़ें इसका कभी कभी एग्जाम्पल दे देता है पूर्ण आंतरिक। जैसे कि मैंने 4 ऑप्शन लिए हैं, हीरे का चमकना, मृगमरीचिका की घटना, मिराज का बनना, इंद्रधनुष का बनना, ऑप्टिकल फाइबर का बनना। किसके एग्जाम्पल हैं, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसमें ही सारी चीज़ें आएंगी। मृगमरीच का घटना, मिराज का बनना, इंद्रधनुष का बनना। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और रेनबो, रेनबो समझ गए हैं कि इंद्रधनुष जिसमें 7 कलर होते हैं, जैसे कि पीछे मैंने बताया, बैजानी, हापी, नाला, ये इसका ट्रिक है। बैगनी, जामुनी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये इंद्रधनुष के कलर हैं। और ये हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। दोपहर 12 से 2 बजे के बीच नहीं बनता है। ये हमेशा वर्षा के समय बनता है। इसमें बैगनी कलर सबसे नीचे और रेड कलर सबसे ऊपर दिखाई देता है। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि रेनबो कब बनता है। बारिश के टाइम में ही बिजली कड़कती है, बारिश के टाइम में हम इंद्रधनुष को देख पाते हैं। तो याद रखिएगा कि यह सूर्य के हमेशा विपरीत दिशा में बनेगी, उल्टा दिशा में बनेगी। और दोपहर 12 से 2 के बीच नहीं बनेगा। यह हमेशा वर्षा के समय ही बनता है, जिसमें कि बैगनी कलर सबसे नीचे होगा और रेड कलर सबसे ऊपर दिखाई देगा। तो याद रखिएगा। और इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तारों का टिमटिमाना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एग्जाम्पल है। जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, सघन से विरल, विरल से सघन, इक्वली लाइट स्कैटरिंग हो रही है। तो इसमें क्या होगा, तारों का टिमटिमाना, जैसे कि इंद्रधनुष का बनना, मृगमरीचिका की घटना, हीरे का चमकना, ये सभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। और इसी का एग्जाम्पल है तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एग्जाम्पल है। सन रेज जब अर्थ में आती है तो धूल, कण, गैस, स्टार रेज की वजह से पृथ्वी में अच्छे से नहीं आ पाती, क्योंकि क्या होता है कि
जब सनलाइट अर्थ में आती है तो हमारे वायुमंडल में बहुत सारे धूल कण गैस है, स्टार रेच है, कुछ किरणें भी हैं, इसकी वजह से पृथ्वी में अच्छे से नहीं आ पाती, इसलिए तारे कभी टिमटिमाते हैं कभी नहीं। तो ये भी याद रखिएगा, तारे कब टिमटिमाते हैं कभी नहीं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एग्जाम्पल ही है, कभी सघन कभी विरल में होता है, इससे इंद्रधनुष चमकता है। हीरे का चमकना, हीरा जनरली 8 एंगल का होता है, ये याद रखिएगा। हीरे में जो एंगल होता है, हीरा तो अब पता नहीं किसने देखा किसने नहीं, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग देखें। तो हीरा में जनरली जो डायमंड होता है उसमें 8 एंगल होता है, और जितना ज़्यादा एंगल होगा उस हीरे की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी, उतना ही ज़्यादा वह ठोस होगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और जैसे कि मैंने बताया 8 एंगल होता है, इस जिससे क्या होता है, ज़्यादा एंगल बनाया जाता है तो हीरा उतना ही अधिक चमकेगा, और सभी कोण 24 डिग्री का बनता है। हीरे का अपवर्तनांक 2.417 होता है, तो पूछ लेगा हीरे का अपवर्तनांक कितना है, तो 2.417। जिससे ज़्यादा एंगल होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी वैल्यू होगी, उतनी ही ज़्यादा उसकी कीमत होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।